हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव्ड एकेडमी। हमारा चल रहा है क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सम मेथड्स इन साइकोलॉजी, सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड देख लिया था, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी देख लिया था। तो आज हम बाकी बचे हुए 4 मेथड्स हैं उनको देखेंगे, जिनमें हमारा है कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, फिर हमारा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और फिर लास्ट में एक बचता है केस स्टडी। तो सबसे पहले हम कोरिलेशनल रिसर्च को देखते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्शन, नॉट मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे ये जो बात है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम दो वेरिएबल के बीच, अगर मानो वेरिएबल ए है और इधर अगर वेरिएबल बी है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं हम ये जानना चाहते हैं। को रिलेशन मतलब रिलेटेड होना एक दूसरे से। जैसे हम ये नहीं पढ़ते को डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। को एग्जिस्टिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर एग्जिस्ट करना। तो ऐसा ऐसा ही है को रिलेशन, मतलब एक दूसरे से रिलेट करना, रिलेटेड होना। तो ये हम जानना चाहते हैं, इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मेंशन की गई है इम्पॉर्टेंट, कि मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। मतलब जैसे अगर अब पता चल गया कि ए में थोड़ा चेंजेस ये करो तो बी में ये चेंजेस आता है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं कि चलो ये करने पर ये हो सकता है, आउटपुट ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ना ही कि हम करके पता करके उसको मैनिपुलेट करते ये हैं। ओके, अब इसके पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि जैसे दो वेरिएबल्स आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं, वो एक साथ वेरी करते हैं कि नहीं, और फिर कॉज और इफेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि ये कोई भी इंडिपेंडेंट हो, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको नो मैनिपुलेशन, मतलब नो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, कोई मैनिपुलेशन वहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है, जैसे कितना स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल कोफिशिएंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये रेंज करता है +1 से फिर 0 में जाता है और फिर -1 में। मतलब अगर आपका कुछ पॉजिटिव हो तो वो आपका आएगा +1, अगर कोई 0 है तो 0 है ही, और अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा -1। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो नोट्स है ये प्योरली आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने इनकी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है, आप आराम से इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वैसे है तो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी ही आपको एक क्रिस्पी तरीके से, और आप समझ लीजिए एक अपडेटेड वर्जन मिल जाता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस्ड हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो वहाँ पे तो हमने यहाँ पे कोरिलेशन की रेंज देखी है कि पॉजिटिव से 0 में जाता है फिर -1 में आता है। अब हम यहाँ पे टाइप देखते हैं, है ना। देखिए ये टॉपिक्स जो है उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और थोड़े बहुत आपके लेंदी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने की। और अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं स्किप कर रही हूँ, मैं बस टू द पॉइंट पढ़ नहीं रही हूँ, जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव का मतलब है अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा भी घटेगा, यानी जो भी होगा साथ साथ होगा, हम साथ साथ हैं। अगर हम पानी में कूदेंगे तब भी साथ में कूदेंगे, कुएं में कूदेंगे तब भी साथ में कूदेंगे, है ना। और अगर अच्छा पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाएंगे तब भी साथ में लाएंगे, और अगर फेल होंगे तब भी साथ में होंगे। ये मोटो है। पॉजिटिव मतलब साथ साथ है। बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, साथ साथ होता है। अगर इंक्रीज भी है तो टुगेदर, डिक्रीज भी है तो टुगेदर। जैसे यहाँ पे अगर स्टडी टाइम किसी का बढ़ता है, कोई अगर थोड़ा जैसे यूजुअली जितना पढ़ता था उससे ज़्यादा पढ़ता है, तो उसके जो स्कोर है, जो एकेडमिक अचीवमेंट है, वो भी इंक्रीज होता है। तो ये हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन का एक एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल
0.85, मतलब प्लस में आएगा, +0.85। फिर हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है, एक ही, मतलब अब हम क्या हो रहा है, अलग हो गए हैं। अब तुम चाहे पानी में कूदो, मैं तो ऊपर खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं कूदूँगा, ऐसा है। अगर तुम पढ़ के टॉप भी कर जाओ लेकिन मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसी बात है। मतलब वन वेरिएबल इंक्रीज विल द अदर डिक्रीज, तो अगर एक अगर घटता है तो दूसरा, सॉरी, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, जैसे अगर किसी का स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, तो स्टडी टाइम इंक्रीज होने पर इसका एकेडमिक अचीवमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ घट रहा है, वो क्या है, लीजर टाइम, तो उसके खेल कूद करने का जो फ्री टाइम है वो घट रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया नेगेटिव। और दूसरा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों में कोई उतना ज़्यादा खास सिस्टमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। इफ़ द कोरिलेशन इज़ वेरी लो और अराउंड ज़ीरो और प्लस, इट इज़ कंसिडर्ड ज़ीरो कोरिलेशन। तो अगर आपका 0.02 भी अगर है माइनस में, और अगर प्लस में 0.03 भी है, तब भी हम उसको ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं। मतलब अगर ज़ीरो के थोड़ा इधर भी प्लस में भी है, ज़ीरो के थोड़ा माइनस में भी है, थोड़ा आसपास है, तो हम इनको ज़ीरो ही मान लेते हैं। ओके, अब की फीचर्स क्या है, कुछ की फीचर्स हम देख लेते हैं कोरिलेशन और सर्वे के। तो सबसे पहला हेल्प्स इन प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन कोई कॉज उसका हम निकालते नहीं, या फिर हम किसी भी मैनिपुलेट नहीं करते। फिर यूज़ ऑन मैनिपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल और एथिकल, और ये तब किया जाता है जब मैनिपुलेशन वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो, या फिर मैनिपुलेट करना एथिकल नहीं हो, एथिक्स के बाहर हो। अब एथिकल इश्यूज़ क्या है साइकोलॉजिकल रिसर्च में, वो भी हम देखेंगे, ये हमारा होगा आखिरी टॉपिक, एथिकल इश्यूज, हम आएंगे उस पर। और यहाँ पे हम एक एसोसिएशन को देखते हैं, ना कि कॉज इफेक्ट को देखते हैं। मतलब एक के साथ दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, हम इस चीज़ को देखते हैं, मतलब कैसे एसोसिएटेड है, ना कि इसमें कॉज और इसमें इफेक्ट, हम ये देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है सर्वे रिसर्च। तो सर्वे तो सबको पता है, जैसे हमेशा हमारे घर पे आते हैं ना पूछने के लिए, घर पे कितने लोग रहते हैं, फिर घर में कौन सा बच्चा कितने साल का है, सरकारी नौकरी करने वाला कोई है क्या, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो सर्वे रिसर्च का तो आपको पता ही है, सर्वे। अब सर्वे रिसर्च किस लिए यूज़ किया जाता है, ये लोगों के ओपिनियंस को जानने के लिए, एटीट्यूड को जानने के लिए, और सोशल फैक्ट्स को जानने के लिए। अब सोशल फैक्ट्स में क्या क्या आएगा, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे, लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कितने रेंज में लोगों का इनकम है, ये इनिशियली फोकस ऑन बेसलाइन डेटा, जैसे कि लिटरेसी रेट, मतलब पढ़ाई लिखाई वाले चीज़, रिलीजियन, इनकम एट्सेट्रा। अब हम इसको थोड़ा और ज़्यादा पब्लिक एटीट्यूड को यूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब समझने के लिए भी, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, वोटिंग बिहेवियर, ये कि बहुत बार ऐसा नहीं होता, इलेक्शन के पहले आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन आता है कि आप कौन से पार्टी को वोट देना चाहेंगे, आप एनोनिमसली बोल सकते हैं। तो वो वाली बात है, ये हम पढ़ेंगे टेलीफोनिक सर्वे पे। सो ये भी तभी यूज़ करते हैं जब मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो या फिर एथिकल नहीं हो, और ये बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू, टेलीफोन सर्वेज, और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ जिसके थ्रू हम इस सर्वे को कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया होगा, एक 2.2 करके, जहाँ पे एक एग्जाम्पल है 2004 सर्वे बाय आउटलुक साप्ताहिक मेजर्ड हैप्पीनेस इन 8 इंडियन सिटीज़। तो यहाँ पे 8 इंडियन सिटीज़ में लोग कितने खुश है उसको मेजर किया गया था। तो वहाँ पे देखा था 47% एक्सट्रीमली हैप्पी, 28% मोर और लेस हैप्पी, मतलब ठीक ठाक है, हाँ खुश है। 11% लोग हैं जो ना खुश हैं ना दुखी हैं, और 14% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और एक्सट्रीमली दुखी हैं, तो दुखी हैं और बहुत ज़्यादा ही दुखी है। तो इसमें से हमने देखा ना कि आपके इंटरव्यूज़ है, क्वेश्चनर्स है, टेलीफोनिक सर्वे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू के थ्रू हम कैसे सर्वे रिसर्च कर सकते हैं।
पर्सनल इंटरव्यू क्या है? अब ये तो चीज़ बताने के लिए अलग से कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। क्या है? अरे अब ठीक है, अभी इधर आ गया। ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस और टेलीफोनिक बेस्ड पर्पसफुल कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट के बीच, और एम्ड एट कलेक्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड रीजंस फॉर बिहेवियर। कोई अगर पर्टिकुलर बिहेवियर है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उनका क्या ओपिनियन है, क्या आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार जीतेगी। तो ये सारी बातें जो है ऐसी बातें, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी टाइप है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू के टाइप में क्या है, दो तरीके से। एक होता है आपका स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज, जहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में, मतलब सीरियल वाइज पूछे जाते हैं, और क्लोज एंडेड होता है, नो चेंज अलाउड। यहाँ पे कोई चेंजेस अलाउड नहीं होता है। मतलब जो इंटरव्यूअर है उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मानिए 5 क्वेश्चन उसको दिया गया है, और सीरियल वाइज दिया गया है, 1 2 3 ऐसे करके सीरियली दिया गया है। तब वो इससे बाहर कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है, यहाँ पे कोई चेंज अलाउ नहीं है। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड। अब इसका जो है स्टैंडर्ड वैसे वो देखा जाए तो ऐसे है, इसको इधर लेके आते हो, इसको इधर ले जाते हो, अब सही है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था, ये फ्लेक्सिबल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, और अपने हिसाब से सीक्वेंस भी बदल सकता है। अगर उसका मन करेगा 5वां प्रश्न पहले पूछने का तो वो पूछ सकता है, फिर उसके बाद तीसरा पूछने का आराम से पूछ सकता है, कोई गिला शिकवा वहाँ पे है नहीं। अब इंटरव्यू का जो है ना, जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे एक हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान का इंटरव्यू ले रहा है, एक आदमी का ले रहा है। दूसरा हो सकता है इंडिविजुअल टू ग्रुप, एक इंसान एक स्मॉल ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा है, 4 5 लोगों का ले रहा है। इसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, FGD, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन टाइप का एक होता है। मतलब ये मान लीजिए इंटरव्यू बैठा है, अभी यहाँ पे एक अलग अलग बैठे हैं, 4 5 लोग ऐसे बैठे हैं, तो ये ग्रुप है। और ये जो इंसान है इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। जैसे आप में से अगर कोई यूट्यूब के चैनल एक है, अन अकेडमी के थ्रू एक टॉपर्स का एक राउंड टेबल आता है, तो जहाँ पे एक कोई होस्ट होते हैं और 4 5 ऐसे टॉपर होते हैं। या फिर बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ होते हैं जो नीट के टॉपर हैं, यानी जो मेडिकल से आते हैं, और कुछ होते हैं जो जेई के टॉपर हैं। तो इन दो यहाँ से बिठा के एक होस्ट होता है, ये कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर ये भी आंसर देते हैं, ये भी आंसर देता है। तो ये हो गया 1 to group। यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल है तो आप राउंड टेबल ऐसे बता दीजिएगा, तो इसको हम कहेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन। मतलब हाँ, वो ग्रुप में है, बैठे है, लेकिन उनका फोकस एक तरीके का है कि हमें इंटरव्यू देना है या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। फिर है ग्रुप टू इंडिविजुअल्स। अब ऐसे भी होता है कि बहुत बार ग्रुप टू इंडिविजुअल्स, अब ग्रुप टू इंडिविजुअल्स में आपको तो पता ही होगा, जैसे यूपीएससी इंटरव्यू होता है ना, बहुत ऐसे यूपीएससी या फिर कोई भी जॉब इंटरव्यू है, तो क्या होता है, जैसे 5 लोग पैनल में बैठे होते हैं, और कोई एक बंदा जाता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो ऐसे करके बोलता है, और फिर कोई बोलता है ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर अगर कोई बोलते हैं कि ठीक है, आपने हमने देखा है कि आपने क्लास 11 12 में आपने साइकोलॉजी लिया, तो आप बोलिए आपने ये क्यों चूज़ किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पे एक मीम भी वायरल हुआ था ना, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो वही वाली बात है। ओके, फिर नेक्स्ट है ग्रुप टू ग्रुप। तो ग्रुप टू ग्रुप है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ 4 5 बंदों के इंटरव्यू लेने लगते हैं, तो वो भी ग्रुप टू ग्रुप है। जैसे आपने बहुत देखा होगा, रील पे ऐसी आती है ना, आ, कैसे क्या कहेंगे उसको, रील पे जैसे 2 3 लोग ऐसे हैं जो माइक लेके कैमरा लेके चले जाते हैं रोड पे, और रोड पे और 2 3 लोग मिल जाते हैं तो उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। तो आप ऐसे भी समझिए, ग्रुप टू ग्रुप हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक बात है, आप नोट में ये समझिए। देखिए, हम कितना भी मैं आसान तरीके से बोल रही हूँ कि ये राउंड टेबल है, फिर यूपीएससी वाला चीज़ है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक इंटरव्यू लेना एक स्किल है, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आता है। और एक अच्छे जो इंटरव्यू होता है उसको पता है टू मेक द रिस्पोंडेंट फील एट ईज एंड गेट द ऑप्टिमल आंसर। जो एक अच्छा इंटरव्यूअर होता है उसको पता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको ईजी कैसे फील करवाना है, और उससे ऑप्टिमल आंसर कैसे निकालना है। और वो जो पर्सन है, वो जो रिस्पोंडेंट है, उनके टूवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होता है तो वो भी वो लोग पूछ लेते हैं। देन
द इंटरव्यू मेथड्स हेल्प इन ऑब्टेनिंग इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू से हम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम खोद से लोगों को मन के अंदर से बातें निकाल सकते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल टू इंडिविजुअल सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल है, एडाप्ट किया जा सकता है हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, और ये तभी यूज़ किया जाता है जब कोई भी और मेथड इम्पॉसिबल है या फिर एडिक्यूट है। मतलब कोई भी और मेथड है जो काम उतना कर नहीं रहा है, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बात है कि ये बच्चों के साथ भी यूज़ किया जा सकता है इंटरव्यू, और नॉन लिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने का मतलब बात करना, बात तो हर कोई कर सकता है। फिर नेक्स्ट है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो रिस्पोंडेंट है क्या वो क्वेश्चन को समझ रहा है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो इंटरव्यूअर है उसको अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करना आना चाहिए और पैराफ्रेज करना आना चाहिए। पैराफ्रेज का मतलब है फॉर्म करना आना चाहिए। कि मैंने पूछा कि ठीक है, आपने साइकोलॉजी का लेने का क्या कारण है, तो ये मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बट अगर मैंने ऐसे पूछा कि आपने क्लास 11th में साइकोलॉजी चूज़ किया, उसका क्या कारण है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और मैंने पैराफ्रेज करके पूछा ऐसे, तो हाँ ठीक है, साइकोलॉजी लेने का क्या कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है। बहुत सी बात है कि हमको अच्छा लगा, हमने ले लिया, ऐसी बातें हैं। तो जो अपनी बात है उसको स्पष्ट करके रखना, उसको कहते हैं पैराफ्रेज। और इंटरव्यू जो है, बट एक ड्रॉबैक है। अब देखो, अच्छाई बुराई हर चीज़ में होती है, तो यहाँ पे एक बात है कि इंटरव्यू में ना समय बड़ा लगता है ज़्यादा। सो 1 person may take 1 hour or more, which may be not cost effective। और कई बार उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हमें मानो कि 5 मिनट के क्लिप के लिए एक बंदे से 1 घंटा उसका इंटरव्यू लेना पड़ा, तो ये हमारे थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जितना वक्त दिया उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, यही बात है। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चनर सर्वे। अब हमने इंटरव्यू सर्वे देख लिया, अब क्वेश्चनर सर्वे। तो क्वेश्चनर सर्वे तो पता ही है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आंसर ले लेना। जैसे और ये जो है सेल्फ रिपोर्ट मेथड है, क्योंकि आपने सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया और जो बंदा सामने बैठा है वो उसने टिक 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 आंसर टिक कर दिया, बस हो गई ख़त्म। और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, पहले से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया हुआ है आपने, और ये यूज़ होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, एटीट्यूड, ओपिनियन, नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस को जानने के लिए। लो कॉस्ट है, टाइम एफिशिएंट है और वर्सेटाइल है। ये एक चीज़ है, वर्सेटाइल है मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है और इसको थोड़ी बहुत अल्टर किया जा सकता है। जैसे मानो 100 क्वेश्चन हैं, तो अगर हम ऐसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स को देंगे तो 100 दे देंगे। अगर हमें ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को देना है तो हमने वहाँ से 70 कर लिया। हमें अगर स्कूल स्टूडेंट्स का लेना है तो हमने वहाँ से छाट के 50 क्वेश्चन हमने ले लिया। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो टाइप है, तो टाइप है मतलब ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड का मतलब होता है जहाँ पे अपने हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं मतलब। और जो क्लोज एंडेड है, वो जो रिस्पॉन्स है वो पहले से चूज़ किया हुआ है, यानी वो येस नो के फॉर्मेट में होगा या फिर वो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चनर है और जो इंटरव्यू है, इसमें एक मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग बनाता है। क्योंकि कलेक्शन में तो ये भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ओपिनियन, नॉलेज, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस, और वो भी वही करता है। अब डिफरेंस क्या है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि जो क्वेश्चनर सर्वे है वो आप सिर्फ और सिर्फ लिटरेट लोगों के ऊपर ही वो टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे आप क्वेश्चन के थ्रू उसके डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरव्यू है वो आप अगर नॉन लिटरेट या फिर कोई बच्चों से भी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे ना एक रेटिंग स्केल आती है। अब रेटिंग स्केल का मतलब है जैसे कि येस नो दिया है, ट्रू फॉल्स दिया है, तो उसको रेट तो करना आना चाहिए ना। जैसे मानो येस में ऑप्शन आता है 2, मतलब 2 नहीं मतलब नंबर, और नो अगर है तो उस पर 1 आता है, तो ऐसे करके आप वो कर सकते हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायर रिस्पॉन्स। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, यानी जहाँ पे हम येस नो या फिर ट्रू फॉल्स के थ्रू देते हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे येस नो, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो होता है उनमें रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, स्टेटमेंट इज गिवन
एंड द रिस्पॉन्डेंट इन आस्क्ड टू गिव हिज और व्यूज ऑन ए 3 पॉइंट, 3 पॉइंट में आंसर देना होता है। जैसे कोई भी हमने स्टेटमेंट दे दिया और उनको बोला 3 स्टेटमेंट, मतलब 3 स्टेटमेंट हमने उसको दिया सॉरी 3 स्टेटमेंट नहीं, हमने उसको एक स्टेटमेंट दिया और उसको 3 पॉइंट में आंसर करने के लिए बोला है। जैसे एग्री, अनडिसाइडेड या डिसएग्री, और 5 पॉइंट जैसे ये स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और 7, 8, 9, 11 ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट दिया ये और 3 ऑप्शन दिया, एग्री, अनडिसाइडेड और डिसएग्री, है ना। तो हमने ये बोला कि जो साइकोलॉजी इज ए इजी सब्जेक्ट, हमने ये स्टेटमेंट दिया साइकोलॉजी इज ए इजी सब्जेक्ट। तो हमने बच्चों को बोला कि 3 ऑप्शन है आपके पास, एग्री करते हो आप कि हाँ साइकोलॉजी इज ए इजी सब्जेक्ट, अनडिसाइडेड हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इजी है कि टफ है, और दूसरा है डिसएग्री, नहीं साइकोलॉजी इजी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, टफ है। तो आपको जो मन में आएगा आप उस पर टिक करोगे। वैसे मैं तो टिक करूँगी ए पे कि साइकोलॉजी इज़ वेरी इजी। तो ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये पॉइंट आप 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 7, 8, 9। तो रेटिंग स्केल का वो है, ये रेटिंग स्केल कहाँ यूज़ किया जाता है, क्लोज एंडेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया ना, एग्री कर सकते हो या फिर हो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और डिसएग्री कर रहे हो, वही बात है। फिर अब ये जो क्वेश्चनर है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, अब ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा अपने आप, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो या तो आप फिजिकली जाके कर सकते हो, मतलब आप किसी स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, क्लासरूम में अपने हाथ के मतलब हाथों हाथों में सब में बांट दिया, फिर आप मेल के थ्रू भेज सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑनलाइन जैसे PDF के थ्रू, कैसे भी ड्राइव के थ्रू। और मेल क्वेश्चनर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम लो रिस्पॉन्स रेट। और ये भी बात है कि जो क्वेश्चंस हम मेल के थ्रू भेजते हैं उनका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा लो होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग मेल खोल के नहीं देखते या फिर शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो यही बात है। तो हमने देख लिया हमारा क्या देख लिया हमने, साइकोलॉजिकल सर्वे में इंटरव्यू देख लिया और क्वेश्चनर देख लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्वेश्चनर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज है ये फास्ट है, एफिशिएंट है। दूसरा है कैन गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्विकली, हेल्पफुल इन मेजरिंग पब्लिक ओपिनियंस ऑन करंट इश्यूज। तो ये देखिए, अगर आप कोई भी मान लीजिए देश में कुछ चल रहा है, जैसे अभी इंडो पाक वॉर का टाइम था, तो उस टाइम पे अगर आप इंटरव्यू लेने जाते तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, आप लोगों के पास पहुंचो, जाओ, इंटरव्यू लो, तो वो। लेकिन क्वेश्चन में आपने सेट ऑफ क्वेश्चनर बना लिया, सर्वे बना लिया, उसको सर्कुलेट कर दिया ऑनलाइन के थ्रू, तो बहुत ही ईजी और क्विक है। और लिमिटेशन क्या है, अब देखो हर चीज़ में बुराई होती है, तो बुराई ये है कि यहाँ पे मेमोरी बायस हो सकता है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस हो सकता है। तो मेमोरी बायस है यानी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को याद है कुछ नहीं है, तो वहाँ पे एक बायस हो सकता है। और सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस मतलब कौन क्या डिज़ायर करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जैसे मैंने मानो एग्री में क्लिक किया कि साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वो मैं डिज़ायर करती हूँ कि ये इजी है मेरे लिए, आप डिज़ायर करते हो कि आपके लिए नहीं वो है, मतलब टफ है, तो आप इस पे करते हो ना। तो ये आपके डिज़ायर की बात होती है। और कई बार क्या होता है, किसी रिस्पोंडेंट में नॉट आंसर ट्रूथफुली, कई बार हो सकता है कि जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सच्चाई से आंसर ना ही दे, जैसे मैं कर रही हूँ ना कि एग्री एग्री, हो सकता है एग्री ना हो, ऐसी भी बातें होती हैं बहुत सारी बातें हैं। और कुछ लोग ऐसे यूं ही रिस्पॉन्स कर देते हैं क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि जो रिसर्चर हैं वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि मानो अपना रिसर्च कंप्लीट करने के लिए उसने अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया कि यार मेरे को 10 पार्टिसिपेंट चाहिए, मुझे कंप्लीट करना है, कैसे भी आंसर दे दो, कुछ भी मन करे दे दो। तो 10 उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ने आंसर ऐसे ही दे दिया, ध्यान नहीं दिया, वही बात है। अब दूसरी बात है टेलीफोनिक सर्वे, दूसरी बात नहीं तीसरी बात है ये टेलीफोन सर्वे। अब टेलीफोन सर्वे तो मैंने बोला है ना, जैसे इलेक्शन के पहले फ़ोन आता है, आप कौन से पार्टी को वोट देना चाहते हो, आप एनोनिमसली बता दो, कुछ नहीं होगा। तो सर्वे मेथड ऑकर्ड बाय फ़ोन कॉल और SMS, ऑफन यूज इन मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। तो यहाँ पे ये मीडिया में यूज़ होता है और पब्लिक ओपिनियन में, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में पब्लिक यूनियन। अब यहाँ पे
एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है और कैन रीच पीपल ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया क्विकली। ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक आराम से पहुंच सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। मैं अभी मैं त्रिपुरा में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ आराम से किसी झारखंड के लोगों से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ, गुजरात के, तो अलग अलग चीज़ें ऐसी है। और इसके लिमिटेशन क्या है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको तो पता नहीं है कि इंटरव्यूअर कौन है। अब तो वो इनकोपरेट करेंगे, हो सकता है वो कोऑपरेट ना भी करें या फिर रिलैक्टेंट बिहेवियर करें, मतलब उतना ध्यान नहीं देते, थोड़ा ऐसे ही। और फिर है सुपरफिशियल आंसर, हाँ ठीक है देखते हैं, वो हम किसी को भी वोट दें, आपको क्यों बताएंगे, अगर ऐसे बोल दिया मुंह के ऊपर तो हो ही सकता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लोगों के पास फ्रॉड कॉल बहुत आते हैं। तो अभी मैं बैंक में हूँ, तो जैसे कोई भी कस्टमर का कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर मैंने फ़ोन किया किसी भी कारण के वश, तो वो बहुत बार ऐसे होता है मेरे मुंह पे लोग फ़ोन काट देते हैं कि नहीं ये फ्रॉड है, ठीक है, मैं बोलती हूँ मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रॉड है, ऐसे करके काटो, रॉन्ग नंबर, ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है, तो वो लोग मुझसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वही बंदा, वही कस्टमर अगर बैंक में आए, तो वो मुझसे बहुत आराम से बात करता है, क्योंकि तब वो मुझे जान रहा है, देख रहा है कि मैं सीट पे बैठी हूँ, काम कर रही हूँ आराम से। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बायस भी हो सकता है। कि रिस्पॉन्सिव बायस मतलब हमें नहीं पता लोगों का एज क्या है, जेंडर, इनकम, एजुकेशन क्या है, रिजल्ट्स में भी हाईली बायस्ड, है ना। अब जो बंदा है जो एसी रूम में बैठ रहा है, आराम से काम कर रहा है, दुनिया देश की खबर रख रहा है, उसको शायद थोड़ा ध्यान होगा, या फिर वो शायद ध्यान दे रहा होगा कि मुझे किसको वोट देना है। अब मानिए कोई किसान है, उनको ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर किसान नहीं, या फिर ऐसी भी कोई भी डे लेबर ऐसे हैं, मान लीजिए, मैं उनको ऐसे नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि शायद उनको उतना मतलब नहीं है पॉलिटिक्स वगैरह से। उनको बस है कि मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए 2 रोटी कमाओ, आराम से खाओ पियो सो जाओ, इतने से ही मतलब है उनको। अब इनके पास अगर फ़ोन लग गया और आप पूछ रहे हो कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है अगले इलेक्शन में कौन जीतेंगे, मोदी जी या राहुल गांधी, तो इनको कोई मतलब है क्या। तो आपको ना तो इनके एज पता है, ना ही इनकम पता है, ना ही एजुकेशन पता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है बहुत ही बायस्ड है। तो वो बोल देगा हम किसको भी वोट दे, तुमको क्या, करके आपके मुंह पे फ़ोन काट देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट